सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में विस्तार से। पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद 50 एमसीक्यू आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं और फिर आप लोग यहां पर बिल्कुल लॉयल तरीके से देखोगे कि आपका 50 में से कितना स्कोर बन रहा है। तो पहले आप लोगों को टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है और काफ़ी सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद एमसीक्यू जो यहाँ पर होगा तो आपको मैं उनके आंसर भी बताऊँगा, लेकिन आपको लॉयल तरीके से रखना है कि आप 50 में से कितना नंबर यहाँ पर हिट कर पा रहे हो। तो चलिए, सबसे पहले बात करेंगे हम वर्ण और वर्णमाला के बारे में। तो वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? ध्वनि भी कहा जाता है। और भाषा की अगर मूलभूत कोई इकाई है तो वो कौन सी है? वर्ण। और इसको और अधिक विभाजित नहीं किया जाता, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी भी? वर्ण। और वर्णमाला क्या होती है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। तो जिस प्रकार फूलों के व्यवस्थित समूह से माला बनती है, उसी प्रकार वर्णों के व्यवस्थित समूह से वर्णमाला बनती है। अब देखो, जैसे कि आप लोगों ने प्राकड़ी भी देखी होगी, क, ख, ग। अगर ये अलग अलग है तो ये क्या होंगे? वर्ण होंगे। इसी प्रकार अगर क एक वर्ण है, म एक वर्ण है और ल एक वर्ण है, तो ये तीनों एक साथ बन गए। तो अब ये एक हमारा यहाँ पर शब्द बना रहे हैं जिसका कुछ मतलब है। ठीक है, कमल एक फूल का नाम है, तो अब ये क्या हो गया? हमारा शब्द। और जब ढेर सारे शब्द आपस में मिलकर कुछ एक सार्थक यहाँ पे चीज़ बनाते हैं तो वो हमारा फिर क्या हो जाता है? वाक्य बनाते हैं। तो आपको वर्ण याद रखना है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है और मूल संख्या कितनी होती है, तो उसमें फ़र्क है। तो वर्णों की अगर कुल संख्या पूछी जाएगी तो वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। और 52 वर्णों की कुल संख्या होती है, तो इसमें व्यंजन और स्वर कितने होते हैं? तो 52 कुल वर्णों की संख्या होती है, जिसमें 39 व्यंजन होंगे और 11 आपके स्वर होते हैं। अगर कुल पूछा है तो कुल कितना होंगे? 52 वर्ण होंगे, जिसमें 39 व्यंजन होंगे और उसमें मैंने 11 मूल स्वर बता दिए, यहाँ पे 13 होंगे। 13 आपके यहाँ पे स्वर होंगे, क्योंकि अगर कुल आपसे पूछेगा, टोटल आपसे पूछेगा, तो टोटल वर्णों की संख्या कितनी है? टोटल वर्णों की संख्या होती है 52। अगर उसमें टोटल व्यंजन पूछेगा तो टोटल व्यंजन की संख्या होती है 39। और टोटल अगर स्वर इसमें पूछेगा तो 13। तो 39 और 13 स्वर और व्यंजन मिलाकर ये आपके 52 वर्ण हो जाते हैं। लेकिन अगर मूल वर्ण पूछेगा तो मूल वर्ण की जो संख्या होती है, मूल वर्ण की संख्या होती है 44, जिसमें आपके 33 व्यंजन होंगे और 11 आपके स्वर होंगे। तो 33 और 11 मिला के 44 आपके मूल वर्ण बन जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और देखो, इसमें क्या होता है, जो टोटल वर्ण होते हैं वो तो आपके 52 होते हैं, लेकिन जो आपके मूल वर्ण होते हैं उसमें 44 वर्ण होते हैं। और यहाँ पर 44 आपके टोटल यहाँ पे मूल वर्ण होंगे और व्यंजन आपके इसमें 33 होते हैं। तो 33 क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें क्या क्या नहीं जुड़ा होता है? संयुक्त व्यंजन यहाँ पर नहीं होगा, द्विगुण व्यंजन यहाँ पर नहीं होते, इसलिए ये 33 व्यंजन होते हैं। और 11 स्वर क्यों होंगे? क्योंकि इसमें जो अयोगवा स्वर होते हैं, अंग और अह, तो वो यहाँ पर नहीं जुड़ते मूल में, तो 11 फिर आपके स्वर हो जाते हैं। तो स्वर होते क्या हैं? स्वर, जिनको इंग्लिश में वॉवेल्स भी कहते हैं, तो जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो आपके क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। अब देखो, जो स्वर होते हैं स्वतंत्र होते हैं। अब मूल रूप से जो स्वरों की संख्या, मूल जो स्वर है, मूल रूप से स्वरों की संख्या 11 होती है। अब मूल स्वर कौन कौन से? आपके अ से लेके और आव तक आपके मूल स्वरों की संख्या होती है। इसमें अंग और आह ये क्या होते हैं? आपके अयोगवा स्वर होते हैं। ये कुल स्वरों में आते हैं, लेकिन ये मूल स्वरों में नहीं आते हैं। ठीक है, 11 आपके मूल स्वरों की संख्या होती है। अ आ ई उ री ए आई ओ आव ये आपके क्या होंगे? मूल स्वर होंगे। अब देखो, अयोगवा स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं। अंग यानी कि अनुस्वार, अह यानी कि विसर्ग, ये मूल स्वरों में शामिल नहीं होते। लेकिन अगर कुल स्वर पूछे जाएंगे तो 11 धन 2 अयोगवा स्वर, तो 13 कुल स्वरों की संख्या होती है। लेकिन अगर सिर्फ मूल स्वर पूछे जाएंगे तो 11 होंगे, अयोगवा स्वर होंगे 2, तो कुल ये मिलकर बनाते हैं 13 स्वर। अब कुल स्वरों की संख्या कितनी होगी? 13 होगी, जिसमें 11 मूल स्वर है और 2 आपके अयोगवा स्वर होते हैं। अब स्वरों का भी वर्गीकरण किया गया है, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 वर्गों में यहाँ पे बांटा गया है। एक है आपका हर्ष स्वर, एक है आपका दीर्घ स्वर, एक है आपका प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हर्ष स्वर के बारे में जान लेते हैं। तो जिन स्वरों को बोलने के लिए बहुत अल्प समय लगता है, यानी कि बहुत कम समय में आप लोग उनका उच्चारण कर लेते हो, तो वो आपके हर्ष स्वर कहलाएंगे। अगर इनकी संख्या पूछी जाएगी तो इनकी संख्या 4 होती है, अ, ई, उ और री। तो ये आपके क्या होंगे? हर्ष स्वर होंगे। अ, ई, उ और री
ये आपके ह्रस्व स्वर है। संख्या पूछेगा तो 4 है। जिन स्वरों को बोलने के लिए बहुत अल्प समय लगता है यानी कि बहुत कम समय लगता है वो आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हो। अब उच्चारण के आधार पर जो दूसरा स्वर है वो है आपका दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं, इनकी संख्या अगर आपसे पूछी जाएगी तो 7 इनकी संख्या होती है। तो इनको बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक टाइम लगता है यानी कि दोगुना टाइम लगता है ह्रस्व स्वर की तुलना में। और इनकी संख्या पूछी जाएगी तो 7 इनकी संख्या है। अब 7 कौन कौन सी है, आ, ई, ऊ और री को छोड़ के, क्योंकि आ, ई, ऊ, री आपके क्या है, ये आपके ह्रस्व स्वर है। इनको छोड़ के 7 आपके क्या होंगे फिर, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, आओ, ये आपके क्या होंगे, दीर्घ स्वर हो जाएंगे। और ए, आई, ओ, आओ आपके संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं। ए, आई, ओ, आओ ये आपके संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं। अब प्लुत स्वर क्या होते हैं, तो इनको बोलने में दीर्घ स्वर से भी अधिक टाइम लगता है यानी कि दोगुना टाइम लगता है। जैसे उदाहरण हो गया ओम आपका एक प्लुत स्वर है। तो उच्चारण के आधार पर आप लोगों ने 3 स्वर भी देख लिए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, प्लुत स्वर की संख्या 7 होती है और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। और प्लुत स्वर के उदाहरण आपका ओम हो गया जिसमें दीर्घ स्वर की तुलना में अधिक टाइम लगता है उच्चारण में। अब देखो संयुक्त स्वर मैंने आपको ऊपर बताए थे 4 आपके संयुक्त स्वर होते हैं। तो संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं। अब 4 आपके संयुक्त स्वर कौन कौन से, आपका ए, आई, ओ और आओ आपका क्या होगा, संयुक्त स्वर आपका ये होता है। अब देखो ए जो आपका होता है ये किस प्रकार बनता है, अगर ओ या फिर आ के साथ ई या फिर बड़ी ई आ जाए तो फिर आपका ये क्या बनाएगा, ए बनाएगा। और अगर अ या आ के साथ ए या फिर आई आए तो आपका क्या बनाएगा, आई बनाएगा। अगर अ या आ के साथ ऊ या फिर बड़ा ऊ आए तो आपका ओ बनाएगा। अगर अ या आ के साथ आपको ओ या फिर आओ जुड़ता है तो फिर आपका आओ बनाता है। तो संयुक्त स्वर की संख्या आपको पता होनी चाहिए, 4 संयुक्त स्वर की संख्या होती है। अब घोषित के आधार पर भी स्वर यहाँ पर बता देता हूँ। तो घोषित के आधार पर 2 होते हैं, एक आपका सघोष होता है, एक आपका अघोष होता है। तो सघोष क्या होता है, तो जिन वर्णों या फिर व्यंजनों को बोलने में स्वर तंत्री जो गले में होती है वहाँ पर एक कंपन महसूस होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वो क्या कहलाते हैं, सघोष या फिर जिसको आप लोग घोष भी कह सकते हो। तो जिनका जब उच्चारण किया जाता है जिन वर्णों या फिर व्यंजनों का, तो जो यहाँ पर स्वर तंत्र गले में एक कंपन महसूस होता है तो फिर वो आपके क्या होते हैं, घोष या फिर सघोष होते हैं। और जितने भी स्वर होते हैं आपके वो आपके क्या होते हैं, घोष कहलाएंगे, क्योंकि उनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। अब उच्चारण के स्थान पर स्वर जिनका जो भेद है, एक आपका होता है निर्णानुनासिक या फिर जिसको मौखिक स्वर भी कहते हैं। तो इनका उच्चारण क्या होता है, नाक से नहीं होता है, इनका उच्चारण सिर्फ मुख के द्वारा होता है। तो आपके निर्णानुनासिक यानी कि मौखिक स्वर आपके कौन कौन से हो गए, ओ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ आपके निर्णानुनासिक हो गए। और अनुनासिक आपका क्या होगा, जिनको बोलने में या फिर जिनके उच्चारण में नाक के साथ साथ मुँह के साथ मुँह के साथ भी हवा निकलती है, यानी कि नाक और मुँह का यहाँ पर प्रयोग होता है, वो आपके अनुनासिक स्वर होते हैं। इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आ के ऊपर चंद्र बिंदु, ई के ऊपर और ऊ के ऊपर यहाँ पे चंद्र बिंदु है, तो ये अनुनासिक स्वर हो गए। तो अगर यहाँ पर देखो जैसे चंद्र बिंदु, अगर देखो आपने लिए यहाँ पे लिखे को, आपने यहाँ पे को लिखा तो को के ऊपर यहाँ पे देखो सिरोरेखा के ऊपर यहाँ पे स्वर के ऊपर कोई मात्रा लगी है तो फिर यहाँ पे ऐसा चंद्र बिंदु नहीं लगता है, फिर यहाँ पर सिर्फ बिंदी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो अनुस्वार और विसर्ग क्या होता है, तो ये अनुस्वार और विसर्ग आपके अयोगवाच स्वर होते हैं। तो अनुस्वार क्या होता है, तो स्पर्श व्यंजन से ये पहले आते हैं अनुस्वार और विसर्ग, तो उसी के अंतिम नासिक के रूप में इनका उच्चारण भी होता है। जैसे गंगा, तो क वर्ग के अंतिम नासिक गौ के रूप में इसका उच्चारण होता है। उसी प्रकार पंच में पंच और चौ वर्ग के अंतिम नासिक में यौ के रूप में इसका उच्चारण होता है। उसी प्रकार दंत, तो दंत में तो वर्ग के अंतिम नासिक नौ के रूप में इसका उच्चारण होता है। उसी प्रकार चंपा में पौ वर्ग के अंतिम में जैसे नासिक हो गया मौ के रूप में उच्चारण होता है। और विसर्ग क्या होता है, जो इसका उच्चारण होता है हौ की तरह होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर अनुस्वार और विसर्ग आपके जो होते हैं ये अयोगवाच स्वर होते हैं। अब बात करेंगे व्यंजन, जिसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा जो है, तो जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की आवश्यकता होती है वो आपके क्या होंगे,
व्यंजन कहलाते हैं। तो जिन वर्णों को बोलने में स्वर की आवश्यकता होती है वो आपके क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो कुल व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाएगी आपसे तो कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। तो अगर मूल व्यंजनों की संख्या पूछी जाएगी तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, आपको पता होना चाहिए। कुल व्यंजन यानी कि टोटल व्यंजन अगर पूछे जा रहे हैं तो 39 संख्या, मूल व्यंजन पूछे जाएंगे तो 33 मूल व्यंजनों की संख्या होती है। अगर कुल स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो 13 होंगे, मूल स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो 11 होंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार है, तो देखो स्पर्शी व्यंजन, तो सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन के बारे में हम जानेंगे। तो इन वर्णों में क्या होता है कि हवा जो होती है जब फेफड़ों से बाहर निकलती है तो मुख के किसी न किसी भाग से वो स्पर्श करती है, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, स्पर्शी व्यंजन कहा गया है। और इनकी संख्या के बारे में आपको बताऊँ तो इनकी संख्या 25 होती है, क्योंकि ये 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। 5 वर्ग कौन कौन से, क वर्ग आपका हो गया, चौ वर्ग आपका हो गया, टौ वर्ग आपका हो गया, तौ वर्ग आपका हो गया और पौ वर्ग हो गया। हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो हर वर्ग में जब 5-5 वर्ण होंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 5×5 = 25। अब जो क वर्ग आपका है ये कंठ से इसका उच्चारण होता है, इसीलिए यहाँ पे कंठ लिखा है। तो क वर्ग में क ख ग घ घ ये 5 जो आपके क वर्ग में आते हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है। और चौ वर्ग में आपके यहाँ पे ये 5 वर्ण होंगे। और चौ वर्ग का जो उच्चारण होता है वो तालव्य से होता है। टौ वर्ग का उच्चारण मूर्धन्य से होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 5 आपके टौ वर्ग में होगा। और तौ वर्ग का जो उच्चारण आपका होगा दंत से होता है। और पौ वर्ग का जो आपका उच्चारण होता है तो यहाँ पर इसका जो उच्चारण होता है ओष्ठ से होता है। याद करने की ट्रिक काफ़ी सिंपल है। KTM 2, क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग और पौ वर्ग। क यानी कि कंठ, क वर्ग जो होंगे वो कंठ से बढ़ जाएंगे। चौ यानी कि टी यानी कि मतलब तालु। उसके बाद टौ एम मतलब मूर्धन्य, टौ वर्ग का उच्चारण मूर्धन्य से होगा। उसी प्रकार तौ वर्ग का डी मतलब दंत्य और पौ वर्ग मतलब ओ, यहाँ पे ओ मतलब ओष्ठ। तो पौ वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होगा। तो ये आपको इस प्रकार की शॉर्ट ट्रिक से आपको याद रखना है, KTM 2 और कचट तप। तो इस प्रकार आप लोग समझ सकते हो कि किस वर्ग का उच्चारण कहाँ से हो रहा है। तो यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं, तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे विस्तार से बता दिया। अब देखो घोषत्व के आधार पर स्पर्शी व्यंजन के बारे में भी हम जानेंगे। तो देखो अघोष क्या होते हैं पहले, जिनका उच्चारण में स्वतंत्र में यहाँ पे जब आप लोग इनका उच्चारण करते हो तो कोई भी कंपन नहीं होता है स्वर तंत्रिका में, यानी कि गले में कोई भी कंपन महसूस नहीं होता है, तो वो आपके अघोष कहलाएंगे। अब अघोष की पहचान आप लोगों को कैसे करनी है स्पर्शी व्यंजन में, तो देखो प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा व्यंजन होता है वो आपका अघोष कहलाएगा। तो प्रत्येक वर्ग की बात कर रहा हूँ तो क वर्ग में पहला और दूसरा वर्ग कौन सा होगा, क और ख, ये आपके अघोष होंगे। उसी प्रकार चौ वर्ग में चौ और छौ ये आपके क्या होंगे, अघोष होंगे। तो इस प्रकार आप लोग पहचान कर सकते हो प्रत्येक वर्ग का अगर पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है वो आपका अघोष कहलाता है। अब सघोष क्या होता है, जब यहाँ पर इनका उच्चारण किया जाता है तो स्वर तंत्रिका में कंपन महसूस होता है। तो सघोष कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होगा वो आपके क्या होगा, सघोष यानी कि घोषो कहलाता है। तो क वर्ग का तीसरा चौथा क्या होगा, तो क ख ग, गौ से शुरू हो जाएगा, ग घ और गौ आपका क्या होगा, ये आपके सघोष कहलाएंगे। तो इस प्रकार आप लोग घोष और सघोष के बारे में भी जान चुके हो। और प्राणत्व के आधार पर स्पर्शी व्यंजन, तो प्राणत्व के आधार पर 2 होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होते हैं, जिन वर्णों को बोलने में मुख से कम हवा निकलती है वो आपके अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण की पहचान आपको कैसे करनी है, तो अल्प प्राण में देखो क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पाँचवा जो वर्ण होता है वो आपका क्या होगा, आपका अल्प प्राण होता है। तो प्रत्येक वर्ग की बात हो रही है, जैसे हम क वर्ग लेंगे तो क वर्ग में पहला वर्ण, फिर तीसरा वर्ण और फिर आपका अंतिम वर्ण, तो ये आपके क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो आपका क्या होता है, अल्प प्राण होता है। उसी प्रकार महाप्राण क्या होता है, तो इनको बोलने में मुख से अधिक हवा निकलती है और प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा व्यंजन होता है वो आपका क्या होगा, महाप्राण होगा। तो क वर्ग में दूसरा और चौथा क्या होगा, घ, ख और घ यहाँ पे क वर्ग में दूसरा और चौथा होगा। इसी प्रकार आप लोग अलग अलग वर्ग में दूसरा और चौथा जो होगा आपका वर्ण वो आपका महाप्राण कहलाएगा, ठीक है। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये सारे सघोष होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है और ये सारे आपके क्या होंगे, य, र, ल और व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होंगे। और ये चारों क्या होते हैं, सघोष होते हैं और साथ ही साथ अल्प प्राण होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब य, र, ल, व आपके सघोष है और साथ ही अल्प प्राण भी होते हैं। अब अर्धस्वर भी कई बार प्रश्न बन जाता है कि अर्धस्वर कौन कौन से, तो य और व क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। तो कभी स्वर और कभी व्यंजन की तरह ये प्रयुक्त होते हैं। तो य और व आपके अर्धस्वर है। और र आपका लुंठित है, उच्चारण में जिह्वा मुड़कर कंपन करती है। और ल आपका पार्श्विक होता है, ठीक है, उच्चारण में हवा जिह्वा के पार्श्व भागों से निकलती है।
और उसके बाद ऊष्म और संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, तो जिनके उच्चारण में मुख से घर्षण, रगड़ या फिर उसमें गर्मी पैदा होती है तो वो आपके ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। इसमें तीनों प्रकार के श और ह आपका ऊष्म व्यंजन कहलाता है। अगर सघोष के आधार पर बताऊँ तो ये तीनों प्रकार के श आपके अघोष होते हैं। और ये प्राणत्व के आधार पर बताऊँ तो ये चारों आपके महाप्राण होते हैं। और ह आपका सघोष होता है और साथ ही साथ ये महाप्राण होता है। तो तीनों प्रकार के श ये अघोष होंगे और ये महाप्राण होते हैं। और ह जो आपका होगा वो सघोष होगा और ये महाप्राण होंगे। तो प्राणत्व के आधार पर चारों महाप्राण होंगे, लेकिन घोषत्व के आधार पर ये तीनों अघोष होंगे और हो आपका सघोष होता है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, तो ये वे व्यंजन होते हैं जो 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन, अक्ष, त्र, ज्ञ, अश्र आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये 2 वर्णों के मेल 2 व्यंजनों 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए छ जो आपका होता है, क्ष जो आपका होता है क और स के मेल से बना होता है, त्र आपका त और र के मेल से होता है, ज्ञ आपका ज और य के मेल से होता है। उसी प्रकार श आपका श और र के मेल से बना होता है। उसके बाद उदक्षिप्त और द्विगुण व्यंजन क्या होता है, तो उदक्षिप्त और द्विगुण व्यंजन आपके दो होते हैं। तो ड और ड जिनके नीचे यहाँ पे बिंदी लगी होगी तो वो आपके उदक्षिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। उच्चारण में जिह्वा मुर्दा को छूकर तुरंत नीचे यहाँ पर गिरती है। जब आप लोग इनका उच्चारण करते हो तो जीभ जो होती है मुर्दा को छूकर तुरंत नीचे गिरती है। अब घोषत्व के आधार पर दोनों यहाँ पर इस सघोष है, लेकिन प्राणत्व के आधार पर जो आपका ढ है ये आपका महाप्राण है और ड आपका अल्प प्राण होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वर्णों के उच्चारण स्थान भी एक बार यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। तो कंठ है यानी कि गले से जिनका उच्चारण होता है, तो क वर्ग का पूरा उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। और साथ ही साथ स्वर में अ और आ का उच्चारण भी गला से होता है। और किसका उच्चारण कंठ से होता है, तो ह का उच्चारण भी कंठ से होता है। और विसर्ग का भी उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो कंठ से किसका उच्चारण होता है, ह और विसर्ग का भी अगर उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो ये कहाँ से होता है, कंठ से होता है। और तालव्य, तो तालव्य में क्या मैंने आपको KTM 2 बताया था, तो तालव्य मतलब चौवर्ग के जितने भी 5 वर्ण होंगे ये आपके तालव्य से बोले जाएंगे। और यहाँ पर श आपका तालव्य से बोला जाता है, य आपका तालव्य से बोला जाता है। और स्वर में आपका ई और ई आपका तालु से बोला जाता है। उसके बाद मूर्धन्य में आपका ट वर्ग जो आपका पूरा होगा 5 वर्ण ये आपके कहाँ से बोले जाएंगे, मूर्धन्य से। और जो री होता है वो भी आपका मूर्धन्य से बोला जाता है। उसके बाद आपका य के बाद रो आता है, रो आपका मूर्धन्य से बोला जाता है। श में आपका दूसरे प्रकार की जो श होती है ये मूर्धन्य से बोली जाती है। और जो आपके ड और ढ होते हैं तो ये भी आपके मूर्धन्य से बोले जाते हैं। जो उदक्षिप्त और द्विगुण जो आपके व्यंजन है तो ये भी आपका इनका जो उच्चारण स्थान होता है ये मूर्धन्य से इनका स्थान होता है, उच्चारण स्थान होता है ड और ढ का भी। ठीक है, उसके बाद दंत्य जो होगा तो दंत्य आपका जितना भी तो वर्ग होगा ये आपका दांत से बोला जाता है। साथ ही साथ ल और श जो होगी तो इसका उच्चारण स्थान भी कहाँ से होता है, दंत से होता है। ओष्ठ से किसका उच्चारण होता है, ऊ और ऊ का उच्चारण। और साथ ही साथ प वर्ग का उच्चारण जो होता है ओष्ठ से होता है। दंतोष्ठ से किसका उच्चारण होता है, दांत। और ओठ से किसका उच्चारण होता है, व का। और फ के नीचे बिंदी होगी तो इसका उच्चारण कहाँ से होगा, दंतोष्ठ से इसका उच्चारण होता है। उसके बाद कंठ और तालव्य से ए और आई का उच्चारण होता है। कंठ और ओष्ठ से ओ और आउ का उच्चारण होता है। उसके बाद जो नासिक होता है, नाक से जो हर वर्ग का पंचम जो वर्ण अक्षर होता है उसका उच्चारण नासिक से होता है। और अनुस्वार जो होता है तो यहाँ पर इसका उच्चारण भी नासिक से होता है। ठीक है, अनुनासिक स्वर का उच्चारण भी नासिक से होता है। बाकी ये मैंने उच्चारण स्थान भी आपको बता दिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आप लोगों के लिए MCQ है और यहाँ पर आप लोग यहाँ पे पहले अपना खुद का आंसर यहाँ पे आप लोग दिमाग में फिट करोगे और फिर बताओगे कि 50 में से आप लोगों ने कितना यहाँ पर हिट किया है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई मैंने आपको बताया था वर्ण होती है। उसके बाद वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो कुल पूछा है तो कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। मूलतः हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो मूलतः हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं, तो मूल पूछा गया है तो मूल यहाँ पर 44 वर्ण होते हैं। तो 44 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, तो जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है वो आपके स्वर कहलाते हैं। और हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल पूछा गया तो मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। कुल पूछा होता तो 13 होता, जिसमें अयोगवाद स्वर जुड़ जाते फिर आपके संख्या 13 कर देते हैं। और अंक और किस प्रकार के स्वर है, तो ये अयोगवाद स्वर है। और जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें हर्ष स्वर कहा जाता है। इनमें से कौन सा हर्ष स्वर नहीं है, तो हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है। अब इसमें आपको बताना है, तो यहाँ पर जो बड़ा हुआ है ये आपका हर्ष स्वर नहीं होगा। ओम किस प्रकार के स्वर का उदाहरण है, तो ओम जो आपका है प्लुत स्वर का उदाहरण है। उसके बाद
औ या फिर आ या फिर ई, देन ई के मेल से कौन सा संयुक्त स्वर बनता है? औ या आ के साथ अगर ई या फिर ई आ रहा है तो ये आपका ए बनाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। सभी स्वर घोष और सघोष होते हैं या फिर अघोष, तो जितने भी स्वर होते हैं ये आपके घोष होते हैं या फिर सघोष होते हैं, तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। जिन स्वरों को उच्चारण नाक से नहीं होता है उन्हें क्या कहेंगे? जिन स्वरों को उच्चारण नाक से नहीं होता है निरूणनासिक उनको कहा जाता है। और जब सिरोरेखा पर मात्रा हो तो चंद्रबिंदु के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? जब सिरोरेखा पर अगर मात्रा होती है तो वहाँ पर सिर्फ बिंदु का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अनुस्वार का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। गंगा शब्द में अनुस्वार किस नासिक के व्यंजन के रूप में उच्चारण होता है? तो गंगा शब्द में अनुस्वार यहाँ पे ग का यहाँ पर इस व्यंजन के रूप में उच्चारण होता है। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है वो आपके व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी? तो मूल पूछा गया तो मूल 33 होते हैं, और कुल पूछा जाएगा तो कुल 39 होते हैं। और क वर्ग के व्यंजन किस उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं? तो क वर्ग के जो उच्चारण होते हैं इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो घोषत्व के आधार पर क्या होता है? तो पहला और दूसरा व्यंजन आपका क्या होगा? अघोष कहलाएगा, तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन कहलाएगा घोषत्व के आधार पर? ये आपका सघोष कहलाएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा। उसके बाद जिन वर्णों को बोलने में मुख से कम हवा निकलती है तो वो आपके क्या होंगे? अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा व्यंजन प्राणत्व के आधार पर होता है वो आपका महाप्राण होता है। य और ल व किस प्रकार के व्यंजन है? तो य और ल व आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद किस व्यंजन को अर्धस्वर कहा जाता है? तो य और व को आपके अर्धस्वर कहा जाता है। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा मुड़कर कंपन करती है? तो इनमें से किन के उच्चारण में करती है जीभ कंपन? यहाँ पे र। और आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर र का जब उच्चारण होता है तो जिह्वा मोड़कर कंपन करती है र के उच्चारण में। और किस व्यंजन के उच्चारण में हवा जिह्वा के पार्श्व भाग से निकलती है? तो ल के उच्चारण में हवा जिह्वा के पार्श्व भाग से निकलती है। उसके बाद तीनों प्रकार के श और ह किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये ऊष्म व्यंजनी, ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन सघोष है? तो कौन सा ऊष्म व्यंजन सघोष है? तो ह आपका सघोष होता है, बाकी तीनों प्रकार के श आपके अघोष कहलाएंगे। क और स के मेल से कौन सा संयुक्त व्यंजन बनता है? तो अक्ष आपका यहाँ पे क और श के मेल से बनता है। ज और य के मेल से ज्ञ आपका बनता है। उसी प्रकार उतक्षिप्त और द्विगुण व्यंजन कौन कौन से? तो ड और ढ आपका उतक्षिप्त और द्विगुण व्यंजन होते हैं। ड व्यंजन घोषत्व और प्राणत्व के आधार पर किया तो ड आपका सघोष होगा, और प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण आपका होगा, तो सघोष और अल्प प्राण, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए और आई का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालु होता है, तो कंठ तालव्य इसका सही जवाब हो जाएगा। ओ और आव का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ और ओष्ठ होता है, तो कंठोष्ठ इसका सही जवाब हो जाएगा। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा दांतों को छूती है? तो दांत छूती है आपके तो वर्ग के उच्चारण में, तो दांत छूटती है तो वर्ग के उच्चारण में, तो वर्ग जो होगा इसमें जितने भी यहाँ पे वर्ण होंगे पांचों वर्ण, तो इसका उच्चारण यहाँ पे दंत से होगा, तो जिह्वा दांतों को छूती है तो वर्ग में। तो वर्ग के व्यंजन किस उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हैं? तो अभी मैं आपको बताया दंत से होते हैं। ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ऊ और ऊ का जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ होता है। और विसर्ग का उच्चारण किस वर्ण की तरह होता है? तो विसर्ग का जो उच्चारण होता है ये कंठ से होता है। अब उच्चारण किस वर्ण की तरह होता है? तो इसका उच्चारण ह की तरह होता है। और च वर्ग के व्यंजन किस उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं? तो कचट तप, तो के टी तालु, तो यहाँ पे च वर्ग का उच्चारण तालु से होगा। और री का उच्चारण स्थान मूर्धन्य से होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर नासिक के व्यंजन कौन कौन से? तो हर वर्ग का हर स्पर्शी व्यंजन का जो अंतिम वर्ण होता है वो आपका क्या होगा? आपका वो नासिक के व्यंजन होगा। और दंतोष्ठ उच्चारण स्थान वाले, तो दंत और ओष्ठ से कौन कौन बोले जाते हैं? व और फ आपका दंत और ओष्ठ से बोले जाते हैं। और किस वर्ग के व्यंजन ओष्ठ होते हैं? तो ओष्ठ किसके होते हैं? तो ये ओष्ठ आपके ऊ और ऊ ओष्ठ होगा, साथ ही साथ प वर्ग जो आपका होगा इसके जो वर्ण होंगे वो भी आपके ओष्ठ से बोले जाते हैं। ट वर्ग के उच्चारण किस स्थान से बोले जाते हैं? तो ट वर्ग आपका मूर्धन्य से बोला जाता है। और ओष्ठ का अर्थ क्या है? ओंठों से उच्चारित होने वाला ओष्ठ होगा। और कौन सा व्यंजन सघोष और अल्प प्राण दोनों है? तो सघोष भी और अल्प प्राण भी, इनमें आपको पता करना है। तो सघोष और अल्प प्राण, तो क आपका अघोष हो गया, ख आपका अघोष हो गया, ग आपका सघोष भी है, और साथ ही साथ ये पहला और तीसरा। अल्प प्राण की पहचान क्या है? पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा तो वो आपका क्या होगा? सघोष अल्प प्राण होगा। और साथ ही साथ ये आपका क्या होता है? दूसरा, तीसरा और पांचवा जो आपका वर्ण होता है ये आपके सघोष होंगे। तो देखो जो गो आ रहा है आपका तीसरे में आ रहा है, यानी कि ये सघोष है, और अल्प प्राण तीसरा, ठीक है। आपका मतलब गो आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? सघोष भी है और अल्प प्राण भी है।
ख व्यंजन गोसत्व और प्राणत्व के आधार पर किया, तो गोसत्व के आधार पर ही सघोष है और प्राणत्व के आधार पर ही महाप्राण है, तो सघोष और महाप्राण। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। तो कौन सा व्यंजन अघोष और महाप्राण है, तो इसमें पहचान करनी है आपको। अघोष अघोष पूछा है तो क भी आपका अघोष है और ख भी आपका अघोष है, गौ आपका अघोष नहीं है और गाँव भी आपका अघोष नहीं है, तो ये हट जाएंगे। क आपका अघोष है, ख भी आपका अघोष है। अब महाप्राण पूछा है तो दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो आपका महाप्राण होता है, तो दूसरा और चौथा यानी कि ख यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, तो ख आपका अघोष भी हो जाएगा और महाप्राण भी हो जाएगा। कौन सा व्यंजन सघोष और महाप्राण है, तो सघोष पूछा है तो सघोष की पहचान जो तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण होता है, तो तीसरा चौथा इसमें हमें पता करना है। तो क यहाँ पे पहला है, चौ भी पहला है, टो भी पहला है, तो घ आपका जो होगा घ आपका चौथे नंबर पर आता है और महाप्राण की पहचान भी किया, दूसरे और चौथे नंबर पर जो आएगा वो आपका महाप्राण होगा, तो घ आपका सही जवाब हो जाएगा। और तीनों प्रकार के शौ किस प्रकार के व्यंजन है, तो तीनों प्रकार के जो शौ आपके हैं ये अघोष है और साथ ही साथ ये महाप्राण है, तो अघोष भी है और महाप्राण है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों ने 50 MCQ भी देख लिए हैं और यहाँ पे टॉपिक को भी आप लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। अगर कुछ भी यहाँ पे दिक्कतें परेशानी आती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो।